Hi dear students, you are most welcome for my English classes. This is Jiten Kumar Sharma from Akash Inter College, Penna. Dear students, in previous video I have taught you about the preposition, but in second video I will also teach you about a preposition because preposition is broad. As the definition of preposition is written on the board. A preposition is a word. Preposition एक ऐसा शब्द होता है that indicates the relationship between a noun or other word. देखिए preposition एक ऐसा शब्द होता है that indicates जो इशारा करता है, किसकी तरफ इशारा करता है? रिलेशनशिप अर्थात संबंधों की तरफ इशारा करता है between a noun or other word. कहने का आशा है कि किसी वाक्य में नाउन या दूसरे शब्दों का जो संबंध होता है, प्रीपोजिशन उन शब्दों की तरफ इशारा करता है। प्रीपोजिशन एक रिलेशनशिप दिखाता है। प्रीपोजिशन का प्रयोग किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले दूसरे शब्दों के संबंध को प्रकट करने के लिए या दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे हम इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, व्हाट इज प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन है क्या? देखिए, तो प्रीपोजिशन नाउन जो हमारी संज्ञा होती है, रिलेशनशिप उसका जो संबंध होता है अदर वर्ड दूसरे शब्दों से, अर्थात कहने का आशा ये है कि जो संज्ञा होती है उसका संबंध दूसरे शब्दों से होता है। ये रिलेशनशिप किसके द्वारा तैयार होता है? प्रीपोजिशन के द्वारा ही रिलेशनशिप तैयार होता है। जैसे अदर वर्ड्स में हमारे नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकते हैं और एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ मुख्य प्रीपोजिशन दिए गए हैं, अब हम उन प्रीपोजिशन के विषय में आज अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे फर्स्ट है ओवर। ओवर प्रीपोजिशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़े नहीं आप लोग? ओवर प्रीपोजिशन के विषय में ओवर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऊपर। ओवर मीन्स क्या होता है? ऊपर। जैसे कोई वस्तु हमारे ऊपर हो, लंबवत ऊपर हो। लंबवत नहीं समझ रहे हैं? जैसे लंब मतलब हमारे सीधा ऊपर, मतलब हमारे सर के ऊपर। जैसे हम कहते हैं कि एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर माय हेड। एन एरोप्लेन, एक वायुयान, इज फ्लाइंग उड़ रहा है ओवर माय हेड, मेरे सर के ऊपर। अर्थात तो ठीक अगर लंब डाला जाए तो जस्ट कहाँ मिलेगा? ठीक मेरे सर के ऊपर मिलेगा। इसको हम एग्जांपल के रूप में भी समझ सकते हैं। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर माय हेड। समझ में आया? ओवर का प्रयोग कहां पर होगा? जब कोई हमारे ठीक सीधे ऊपर की ऊंचाई पर उड़े, अर्थात लंबवत ऊंचाई पर कोई वस्तु उड़ रही, तब हम ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे ए काइट इज फ्लाइंग ओवर माय हाउस। ए काइट, एक पतंग, इज फ्लाइंग उड़ रही है। कहां उड़ रही है? ओवर माय हाउस, अर्थात मेरे घर के ऊपर उड़ रही है। नेक्स्ट हमारा है अगो, बिफोर। प्रीपोजिशन नेक्स्ट कौन सा है? अगो। अगो मीन्स क्या होता है? अगो का शाब्दिक अर्थ क्या है? पहले। देखिए, अगो का प्रयोग किस टेंस में किया जाता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। आप लोगों ने स्टोरीज पढ़ी हैं? स्टोरियों में दिया होता है लॉन्ग लॉन्ग एगो। क्या दिया होता है? लॉन्ग लॉन्ग अगो। अब आ जाएगा देयर वाज अ किंग। लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, देयर वाज अ किंग, एक राजा था। लॉन्ग ईयर्स एगो, बहुत वर्षों पूर्व। देयर लिव्ड ए हेयर, एक खरगोश रहता था। मतलब तो कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन अगो का प्रयोग हम किस टेंस में करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट दैट वी शुड यूज अगो वर्ड्स इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस।
नेक्स्ट शब्द है वर्ड बिफोर। बिफोर मीन्स क्या होता है? पहले। क्या होता है? पहले। अरे अब वो मीन्स अभी पढ़े हो पहले, अब बिफोर मीन्स भी क्या होता है? पहले। लेकिन बिफोर के यूज और अगो के यूज में अंतर, डिफरेंस है, इसीलिए दोनों वर्ड को एक साथ लिया गया है। अगर दोनों वर्ड्स को एक साथ लिया जाता है तो इसका ये मतलब होता है कि दोनों वर्ड्स का जो मीन्स होता है वो सेम होता है, लेकिन उसके जो यूजेस होते हैं उसमें डिफरेंसेस होती है। तो हमारा जैसे बिफोर शब्द हम पॉइंट ऑफ टाइम किसके लिए करते हैं? निश्चित समय के लिए करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा एक टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस। और हमारा है पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, और पास्ट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इनमें किसका यूज होता है? अगो या सॉरी, इसमें जो है हम आफ्टर या बिफोर का यूज समय के लिए करते हैं। जैसे आपने पास्ट परफेक्ट टेंस का अध्ययन किया है, उसमें आप लोग पढ़े होंगे एग्जाम्पल के रूप में दी पेशेंट डाइड। बिफोर सॉरी, इसमें पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर। ये भी पॉइंट टाइम समय दर्शाता है। क्या दर्शाता है? समय। जैसे द पेशेंट हैड डाइड, कौन मर गया? मरीज मर गया बिफोर द डॉक्टर के, डॉक्टर के आने के पहले। तो डॉक्टर के आने के पहले का जो समय है उसको दर्शाया जा रहा है। जैसे नेक्स्ट है राम हैड देखिए राम हैड रीच्ड हिज डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन माने होता है स्थान। क्या होता है? अपना गंतव्य स्थान, मतलब जहाँ उसने पहुँचने का लक्ष्य रखा उसको हम गंतव्य स्थान बोलते हैं। राम हैड रीच्ड हिज डेस्टिनेशन, राम अपने गंतव्य स्थान को पहुँच चुका बिफोर द सन सेट, सूर्य अस्त के पहले। तो सूर्य अस्त के पहले का समय दर्शाया जा रहा है। तो बिफोर का प्रयोग किसमें करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बिफोर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारे वर्ड हैं बिलो, अंडर। अर्थ सेम है कि अलग अलग हैं? सेम है ना। बिलो मीन्स नीचे, अंडर मीन्स नीचे, लेकिन इनमें एक अंतर, सबसे बड़ा अंतर है कि बिलो जो है स्थित को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? स्थित। और अंडर जो है कोई वस्तु अगर किसी वस्तु के नीचे रखी हो तो उस स्थिति को दर्शाता है। समझ गए? जैसे हम कहें कि बिलो, जैसे वाटर इज बिलो माई नी। वाटर इज बिलो, वाटर पानी, इज है बिलो नीचे, माई नी मेरे घुटनों के नीचे। पानी कहाँ है? जैसे मान लीजिए भाई अगर पानी भरा हुआ है और हम उस पर चल रहे हैं तो वाटर, अर्थात हम अगर किसी को बताएंगे कि पानी कहाँ तक है तो तुम जो है क्या दर्शाओगे? केवल स्थिति को दर्शाओगे कि हमारे घुटनों के नीचे है। जैसे आंसर,
आर गिवन बिलो। आंसर्स उत्तर आर गिवन बिलो, उत्तर नीचे दे। आंसर आर गिवन बिलो दी लाइन लिख सकते हो, उत्तर लाइन के नीचे, रेखा के नीचे लिखे हुए हैं। जैसे और भी एग्जांपल, जैसे कहा जाए कि मोल इज बिलो माई आइज। मोल यानी मसा, मसा जानते हो? जैसे कहा जाए कि मोल इज बिलो माई आइज। मोल मतलब मसा जो है वो कहाँ है? मेरे आंख के नीचे। तो स्थित दर्शाता है, क्या दर्शाता है? स्थित। और अंडर क्या दर्शाता है? किसी नीचे की वस्तु को दर्शाता है। जैसे कहा जाए द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, टेबल के नीचे बैठी हुई। मतलब टेबल क्या है? हमारा वस्तु है, और वस्तु के नीचे जो है बिल्ली बैठी हुई। मतलब ये स्थान दर्शाता है। क्या दर्शाता है? और बिलो क्या दर्शाता है? स्थित दर्शाता है। जैसे हम अंडर के प्रयोग के लिए समझेंगे कि द कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल। बिल्ली कहाँ बैठी हुई है? टेबल के नीचे, नीचे बैठी हुई है। वेरी गुड। आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग यू। मेरा मानना है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ तुम लोग समझ रहे हो। नेक्स्ट, अंडर के प्रयोग को समझा। जैसे अंडर का प्रयोग तब भी किया जाता है अगर कोई काम किसी व्यक्ति के अधीन होता है। कोई काम किसी अधीनता के अर्थ में भी हम अंडर का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, ऑल दी टीचर्स, सभी अध्यापक वर्क काम करते हैं। वर्क मीन्स अंडर दी, किसके नीचे? प्रधानाचार्य के नीचे। नीचे का मतलब अधीन। समझ गए कि नहीं? अधीनता के लिए भी हम अंडर का प्रयोग करते हैं। जैसे द रोड इज अंडर रिपेयर। The road is under repair. The road, सड़क, is है under repair, मरम्मत के अधीन। नहीं समझ में आया? लिखा रहता है। जैसे बाय द वे अगर किसी रोड में देखिए आप जाइए, रोड में काम चल रहा तो उसमें लिखा रहता है द रोड इज अंडर रिपेयर। अर्थात जो है आप अपने जो वाहन की गति को तेज ना करें, रोड जो है मरम्मत के अधीन। तो शायद समझ रहे हैं ना आप लोग? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हमारा है आप एंड काम। आपका प्रयोग, आपके साथ में ओ एफ लगता है, आपका प्रयोग काफी के होता है। उसको हम समझाते हैं कि आपका प्रयोग पृथकता दर्शाता है। क्या दर्शाता है? संबंध विच्छेद। पृथकता क्या है? किसी का किसी से संबंध विच्छेद होना, संबंध टूटना। जैसे आप लोग एक सेंटेंस बहुतायत घरों में यूज करते हैं। क्या यूज करते हो? अपने मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से आप लोग कहते हैं कि
ऑफ कर दो। स्विच जब आप लोग स्विच ऑफ करते हो तो उसमें जो करंट की सप्लाई इस पार से उस पार जा रही होती है वो बाधित हो जाती है, उसका सेपरेशन हो जाता है, उसका अलगाव हो जाता है। तो प्लीज स्विच ऑफ ऐसे दी करेक्ट jumped off the roof. The cat बिल्ली jumped उछली off the roof. बिल्ली छत से उछली। देखिए बिल्ली छत से उछल जाएगी तो बिल्ली का संबंध छत से हट जाएगा कि नहीं? जैसे बिल्ली छत से उछल जाए दूसरी जगह चली जाए तो जब वो उछलेगी तो उसका जो संबंध है, जैसे आप छत में चढ़ जाए और वहां से कूद जाए तो आप जम्प ऑफ का प्रयोग होगा, क्योंकि जब आप कूदेंगे तो आपका जो छत से संबंध है वो संपर्क टूट जाएगा, अलगाव हो जाएगा, हाँ हट जाएगा, तो इसलिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है ऑफ फ्रॉम। फ्रॉम एक वर्ड है, देखिए फ्रॉम भी अलगाव दर्शाता है। क्या दर्शाता है? मतलब ये भी सेपरेशन दर्शाता है और फ्रॉम भी सेपरेशन या अलगाव को दर्शाता है। जैसे आई केम फ्रॉम मुंबई। मैं कहाँ से आया? जब मुंबई से मैं आ गया तो मुंबई से संबंध मेरा हटा कि नहीं? यस सर। स्थान से संबंध हमारा टूट गया, संपर्क टूट गया, मैं मुंबई से मेरा संबंध विच्छेद हो गया। तो इसका भी प्रयोग हम किसमें करते हैं? फ्रॉम का प्रयोग भी हम संबंध विच्छेद के अर्थ में करते हैं। फ्रॉम का प्रयोग समय के लिए किया जाता है। किसके लिए? जैसे कह दिया जाए कि आई विल अटेंड द स्कूल फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। मैं विद्यालय अटेंड करूंगा। कब से अटेंड करूंगा? नेक्स्ट मंथ, अगले महीने से अटेंड करूंगा। जैसे दिस ऑफिस ओपन समय के लिए किया जाता है, अब से अब तक या कब से कब तक जो समय होता है। जैसे दी ऑफिस ओपन्स फ्रॉम 9 AM to 5 PM। दी ऑफिस ओपन्स खुलती है फ्रॉम 9 AM to 5 PM, यानी 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक खुलती है। तो ये समय को भी दर्शाता है। जैसे नेक्स्ट हमारा वर्ड है अलार्म। क्या है? अलार्म। अलार्म का क्या अर्थ होता है? अलार्म की पोजीशन की दिशा में कभी पढ़ा नहीं। अलार्म मीन्स होता है किनारे किनारे। क्या होता है? या साइड बाय साइड, बगल बगल में। जैसे समझ लीजिए दिस रोड गोज along the railway दिस रोड, यह सड़क गोज जाती है along the रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के किनारे किनारे जाती है। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये क्या है? ये क्या है? रोड। और इसकी जैसे रोड जा रही है, मान लीजिए कानपुर को जा रही है, तो इसी के बगल बगल में रेलवे चला जा रहा है। तो ये मतलब रोड जा रही है, इसके बगल बगल, ये इसके मतलब समझ गए कि नहीं? साइड बाय साइड, ये किनारे किनारे जाते हैं। जैसे आई ऑलवेज वॉक एलॉन्ग द रिवर। मैं नदी के साथ साथ यानी किनारे किनारे टहलता हूँ। कहाँ टहलता हूँ? नदी के किनारे किनारे। नेक्स्ट हमारा वर्ड था थ्रू। क्या है? थ्रू मीन्स होता है से होकर। थ्रू मीन्स से होकर। थ्रू का प्रयोग जब हम किसी स्थान से होकर के गुजरेंगे, किसी स्थान से होकर,
हो करके गुजरे। जैसे एग्जाम्पल के लिए दिस रोड, यह सड़क, लीड्स थ्रू एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए दिस रोड, यह सड़क लीड्स जाती है थ्रू से होकर के दी डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल से होकर के जाती है। यह सड़क कहाँ से होकर गुजरती है? घने जंगल से होकर के गुजरती है। जैसे आई पास्ड थ्रू आई पास्ड, मैं गुजरा थ्रू से होकर के जंगल। कहाँ से होकर के गुजरा? एक जंगल से, मतलब जंगल था और जंगल के होकर के गुजरा, जंगल को क्रॉस करके पार किया। समझ गए? थ्रू का प्रयोग किसमें हम करेंगे? से होकर के गुजरे। हाँ, जैसे कोई सड़क किसी स्थान से होकर के गुजर जाए। नेक्स्ट हमारा कौन सा बचा? विद और विदिन। विद मीन्स क्या होता है? साथ। क्या होता है? विद का प्रयोग हम साथ के अर्थ में करते हैं। जैसे किसी कार्य को हम किसी यंत्र की सहायता से करें, किसका प्रयोग होगा? विद का प्रयोग। किसी व्यक्ति के साथ आने जाने में हम विद का प्रयोग करते हैं। जैसे आई केम टू मुंबई with my old friend। I came to मुंबई, मैं मुंबई आया with my old friend। किसके साथ आया? अपने पुराने मित्र के साथ आया। I cut the vegetable। I cut the vegetable with a knife। I cut the vegetable, मैंने सब्जियां काटी, या मैंने सब्जियां काटी with a knife। किससे काटी? चाकू से। चाकू क्या है? यंत्र, इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? यंत्र। और इसमें जो है मैंने सब्जियां को चाकू से काटा था। इसमें चाकू एक यंत्र है और यंत्र की मदद से, यंत्र की सहायता से सब्जियों के काटने का कार्य किया गया, इसलिए जो है विद का प्रयोग किया गया। तो कहने का आशय है कि जब हम किसी कार्य को यंत्र की सहायता से करते हैं तो विद का प्रयोग करते हैं। जैसे आई रोट अ लेटर, आई रोट अ विद माई पेन। आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा विद माई पेन। किससे लिखा? अपने पेन से लिखा। तो पेन एक प्रकार से क्या है? इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है। तो मैंने पेन की सहायता से पत्र लिखा। नेक्स्ट हमारा विदिन। कौन सा वर्ड है? देखिए विदिन का प्रयोग जब किसी भी कार्य को किसी निश्चित समय अवधि के अंदर के लिए किया जाता है, तब हम विदिन का प्रयोग करते हैं। जैसे एज एग्जाम्पल आई डू, या हम कह सकते हैं कि आई शैल टेक
नेक्स्ट है हमारा आई शैल कंप्लीट माय वर्क। आई शैल कंप्लीट, मैं अपने कार्य को पूरा करूंगा विद इन 4 डेज। कितने दिनों के अंदर? 4 दिनों। इनका भी प्रयोग जो है समय के लिए किया जाता है। जैसे आ सकता है कि आई शैल कंप्लीट माय वर्क इन माय 4 डेज या इन 4 डेज, सॉरी इन नहीं होना चाहिए समय के नाम से पहले। आई शैल कंप्लीट माय वर्क इन 4 डेज, मतलब 4 दिनों में करूंगा। इसका अर्थ होगा 4 दिनों के अंदर। तो 4 दिनों की समयावधि दी गई, उसके अंदर मैं इस कार्य को पूरा करूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। माई जैसे मेरे पिताजी मुंबई से लौटे, अब हम कर दिया जाए विदिन ए मंथ। कितने कब लौटे? 1 महीने के भीतर, 1 महीने के अंदर। मेरे पिताजी जो है मुंबई से आए विदिन ए मंथ, 1 महीने के मतलब यह समावधि इन दिस वे, इस प्रकार से 2 days work is over and next day I will teach you